मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि लोग बीजेपी को किस बेसिस पे वोट कर रहे हैं। मतलब 2014 में जो उन्होंने वादे करे थे, मोदी जी ने जो वादे किए थे, उसके 90% वादे तो उनके फेल हो गए। फिर उनको लोग वोट किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्या लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है क्या? अनपढ़ नेताओं को आप सत्ता में ला रहे हो सर, और आप देश को अमेरिका से ज्यादा डेवलप बनाना चाहते हो। मैं कुछ वादे गिनवाता हूं जो 2014 में मोदी जी ने किया था, और वो अब तक पूरे नहीं हुए, और मुझे नहीं लगता कि आगे कभी पूरे हो पाएंगे। ये देख लो, भाजपा जीती है 204 सीट से बंगाल में टीएमसी के अगेंस्ट। इसके बाद ये अपना तमिलनाडु में भाजपा का गठबंधन था, उनसे वो जीती नहीं। तमिलनाडु में हमारा विजय थलापति सर ये जीत गए। और केरल में जहाँ पे बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता, वहां पे कांग्रेस जीती है। असम में हिमंता जीते हैं, और ये रहा पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे 14 सीट कांग्रेस को मिला, 16 बीजेपी को मिला, सिर्फ 2 सीटों से बीजेपी जीता है। अब बीजेपी सबसे बड़ा धांधली क्या है? बंगाल में, बंगाल और असम में एसआईआर के द्वारा बहुत गंदा धांधली किया इन लोगों ने। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये देखिए, मोदी जी के कुछ अधूरे वादे हैं, 31 अधूरे वादे जो मैं बता रहा हूँ आपको। मोदी जी का सबसे बड़ा वादा था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, फेल हो गया। सबको रोजगार देना, फेल हो गया। जीडीपी को लगातार 8 से 10% तक ले जाना, ये फेल हो गया। एक्सपोर्ट में मेक इन इंडिया बनाना, यानी हमारी सामान जो मेक इन इंडिया होता है वो दूसरे देश में एक्सपोर्ट करेंगे, वो फेल हो गया। 15 लाख हर खाते में मिलेगा, किसी को नहीं मिला, वो फेल हो गया। विदेशों से काला धन वापस लाना, ये भी फेल हो गया। महंगाई पर पूरी तरह नियंत्रण करना, हर साल बढ़ते जा रहा है। अभी सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर 900 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, ठीक है। पेट्रोल डीजल सस्ता करना, 60, 65, 70 रुपए मिलता था जब बीजेपी नहीं थी सत्ता में, और अभी 100 पार हो चुका है। रुपया को मजबूत करना, 64, 65 रुपया था मनमोहन सिंह के सरकार में, और अभी 100 के आसपास पहुंच चुका है। रुपया भी मजबूत नहीं हुआ है। मेक इन इंडिया से बड़े स्तर पर जॉब्स देना, जब मेक इन इंडिया ही नहीं है, हम कुछ बनाते ही नहीं, देश में कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होता है, तो जॉब्स हम कहां से देंगे? तो ये भी फेल हो गया। जीएसटी को पूरी तरह आसान बनाना, ये आपको पता ही, ये भी फेल हो चुका है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना, ये भी फेल हो चुका है, कुछ भी नहीं बनाते हम। छोटे व्यापारियों को पूरी तरह राहत देना, ये भी फेल हो चुका है। किसानों की आय दोगुनी करना 2022 तक दोगुनी करने की बात करा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, 2026 आ चुका है, फेल हो चुका है। एमएसपी पर कानून गारंटी, फेल हो चुका है। खेतों की लागत कम करना, फेल हो चुका है। किसानों को कर्ज से पूरी तरह राहत देना, फेल हो चुका है। अंबानी अडानी को ये राहत देते हैं। सभी फसलों का सही दाम देना, फेल हो चुका है। 4 रुपए 5 रुपए किलो प्याज किसान बेच रहे हैं मंडी में, और जबकि वही फसल सिटी में आके उसी फसल का रेट, उसी गेहूं का रेट एक पैकेट में बंद करके दलिया बना के 70 रुपए किलो बेचते हैं लोग। 100 स्मार्ट सिटीज मोदी जी का वादा था, पूरी तरह फेल हो गया। गंगा पूरी तरह साफ करना, 10% भी साफ नहीं हुआ है। सभी को शुद्ध पानी पिलाना, शुद्ध पानी के चक्कर में इंदौर में क्या घटना हुआ आपको पता ही होगा। शहरों का पॉल्यूशन खत्म करना, दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति देख लो। सस्ती और अच्छी शिक्षा के लिए काम करना, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की स्थिति देख लो, अगर सरकारी स्कूल अच्छी होती तो ये चीजें ठीक हो जाता। हर जगह बेहतर सरकारी अस्पताल, अस्पतालों में चूहे दौड़ रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलते हैं, इलाज नहीं होता टाइम पे, लोग मर रहे हैं। कुपोषण को खत्म करना, ये भी फेल। भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म करना, फेल। महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित करना, फेल। पुलिस और न्याय व्यवस्था में तेजी से सुधार करना, ये भी फेल। कोविड के समय मजदूरों को पूरी सुरक्षा देना, वो भी फेल हो चुका था। मिडिल क्लास को बड़ा टैक्स राहत करना, निर्मला ताई जी बोल रही थी ना, मिडिल क्लास के लिए फेल। नोटबंदी से काला धन खत्म करना, फेल। अब बताओ कि किस बेसिस पे लोग बीजेपी को वोट करते हैं, जब कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। सिर्फ एक धर्म के नाम पर धर्म का चूरन तुम्हें चटाते हैं और तुम लोग इनको वोट करते हो। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि बीजेपी पार्टी गंदी है। बीजेपी के पार्टी में जो नेता है ना, जो वादे किया था उन्होंने, 31 वादे और भी वादे जो उन्होंने पूरे नहीं किए, मुझे नेताओं से समस्या है, पार्टी से समस्या नहीं है। उनके सोच, उनके रणनीति से समस्या है। जिस देश में पॉलिटिक्स में धर्म घुस गया, उस देश का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। धर्म और जाति, फैमिली, इन 3 चीज को दूर रख के पॉलिटिक्स किया जाए तो उस देश में डेवलपमेंट होती है। अदरवाइज तुम धर्म के नाम पर लड़ते रहोगे, और वही चीज हो रहा है भारत। मोदी जी बंगाल में जीत चुके हैं पहली बार। 15 साल तक ममता बनर्जी बंगाल में थी, उससे पहले मोदी जी कभी बंगाल में, मोदी जी का गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट कभी बंगाल में नहीं जीती थी। अब बंगाल में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट बनाई है। पिछली बार भी बहुत मजबूती से लड़े थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी थी। इस बार फाइनली बीजेपी वहां पे अपनी गवर्नमेंट बना चुके हैं। 90 लाख से ज्यादा वोटरों का नाम काटा है एसआईआर के दौरान। मैं कांग्रेचुलेशन किसको करूं? ईडी, इलेक्शन कमीशन, मोदी जी, किसको करूं? भाई मैं एक ही बात कहूंगा, बीजेपी सत्ता में जिस तरीके से फैल रही है ना, ये अंदर से सत्ता को जकड़ रही है, समझ रहे हो? इसके हाथ में, इसके मुट्ठी में सब है। अब तुम्हें क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होकर चुनाव क्यों नहीं करवाते? क्यों करवाएंगे? उनके ऊपर भी प्रेशर है, उसको मोदी जी ने बनाया है। अगर वो इंडिपेंडेंट होकर ईमानदारी का गाना गाएंगे ना इलेक्शन कमीशन वाले, तो मोदी जी तुरंत उसको जेल में डलवा देंगे, उनके घर ईडी सीबीआई का छापा मरवा देंगे। और कोई अच्छा नेता अगर दूसरे पार्टी में होता है तो उनको, उनके घर पे ईडी सीबीआई का रेड मरवा के उनको अपने पार्टी में शामिल करवा लेते हैं, मूर्खों के पार्टी में। अब पहली बार बंगाल में मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है। लेकिन तमिलनाडु में जो इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ कि विजय थालापति, उनकी पार्टी थी टीबी के, 100 सीट से ज्यादा लाया था, और ये चीज प्रशांत किशोर ने पहले ही बोला था। और तमिलनाडु का इलेक्शन का जो मास्टरमाइंड था वो बिहार के प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष थे। एमके स्टालिन इस बार इलेक्शन हार चुके हैं तमिलनाडु में, और मैं कांग्रेस करना चाहूंगा विजय थालापति जी को। यार
उन्होंने डेवलपमेंट की राजनीति चुनी है, उन्होंने बाबा साहेब भीमराव की राजनीति चुनी है और वो कांग्रेस के साथ साथ गठबंधन करने वाले हैं। और साउथ में जितने भी लोग हैं, साउथ में जब जितने भी स्टेट्स हैं, वहां लोग पढ़े लिखे होशियार हैं और वो ऐसे अनपढ़ नेताओं को वोट नहीं करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे बीजेपी जब जीती थी, ये वो सारी चीजें, उनकी ताम झाम जो आपको देखने को मिल ही रहा है। वेस्ट बंगाल में फाइनल सीट टोटली था 294, मेजोरिटी 148 लाना था। 148 सीट अगर लाता तो उनकी सरकार बन जाती। पार्टी वाइज रिजल्ट बता देता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीट मिला है और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को 83 मिला है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट को मिला है 0-02 और नेशनल इंडियन कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिला है। तो ये स्थिति है हमारे बंगाल के। ठीक है, अब बंगाल में इलेक्शन हुआ और ये देखो, जैसे इलेक्शन हुआ, खत्म हुआ, यहाँ पे नीचे देख रहे हो, ये जो तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और ये सब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं भाई। जय श्री राम का नारा लगा के ये लोग बंगाल में तोड़फोड़ कर रहे हैं और पूरे बंगाल में यही चीज होने वाला अगले 5 साल तक। सिर्फ भगवान का नाम लिया जाएगा, तुम्हें डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, जो अभी मैंने तुम्हें ये 31 वादे दिखाए ना, ये वादे एक भी याद नहीं रहेगा किसी को। वहां बस जय श्री राम चलेगा, एक भी वादा कोई याद नहीं रखेगा और कोई मोदी जी से ये सवाल नहीं करेगा बंगाल में। इस पे इन सब चीजों पे एक भी बार कोई बातचीत नहीं होगा, समझ रहे हो। बंगाल में बस किसकी राजनीति होगी, ये जो धर्म की राजनीति है। ये देखो, अब देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये एम के स्टालिन है, ये कि तमिलनाडु के सीएम थे पहले और अब इनकी सत्ता जा चुकी है और विजय थालापति वहां पे पूरी तरीके से जीत हासिल कर चुके हैं। ठीक है, फाइनल सीट टोटली 234, तमिलनाडु में 234 सीट था, मेजोरिटी लाना था, 118 सीट पे जीतते। पार्टी वाइज रिजल्ट आया, ये टीवीके यानी जो विजय थालापति के पार्टी थे, अकेला इंडिपेंडेंट वो जीता, 140 सीट वो लेके आए हैं। इसके बाद डीएमके लेके आए 70 से 80 सीट, एम के स्टालिन वाले पार्टी ने। ऑल इंडिया अन्ना यानी AIADMK ये बहुत कम सीट लाए, मतलब ना के बराबर, और कांग्रेस भी बहुत कम लेके आए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक्स फैक्टर था भाई हमारे थालापति जी, है ना। अब देखो, सीधी सी बात है, जो डेवलपमेंट की बात करेंगे वो तो जीतेंगे। अब मैं आसाम पे आता हूं, तो आसाम में भी बीजेपी पार्टी जीत चुकी है। आसाम इलेक्शन हुआ 2026 में, ये देखो फाइनल सीट था, 126 सीट पे चुनाव हुआ, मेजोरिटी 64 सीट चाहिए था। अब बीजेपी वहां पे 70 सीट लेके आया, 65 से 70 सीट, और AAGP UPL ETC जो भी ये सीट है 10 से 15 सीट लेके आया। एनडीए टोटल 75 सीट पे क्लियर मेजोरिटी है और इंडिया नेशनल कांग्रेस 40 से 45 सीट लेके आए और भी छोटे कम सीट लेके आए, 2 छोटे छोटे पार्टियां वो लोग कम सीट लेके आए। तो असम में भी बीजेपी ने अपना हथकंडा अपना लिया और असम में भी धर्म की राजनीति, जबकि असम का सीएम कहता है कि घर के अंदर गाय काट के खाओ, घर के बाहर मत खाना। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ गाय काटने को, सोचो। और उत्तर प्रदेश में यही चीज कोई बोल के देख ले, उसको थप्पड़ मारेगा। ठीक है, अब देखो, केरला में इलेक्शन हुआ, केरला में भी रिजल्ट आ चुका है। केरला का रिजल्ट अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनल सीट वहां पे 140 सीट पे इलेक्शन हुआ था, मेजोरिटी 71 सीट चाहिए था। अगर पार्टी वाइज रिजल्ट बताऊं तो यूडीएफ कांग्रेस लीड कर रहा था, 75 से 80 सीट पर लीड किया। लेफ्ट डेमोक्रेट फ्रंट LDF CPI लीड 40 से 45 सीट पर, और फ्यू मतलब कांग्रेस की जीत हो चुकी है केरला में, अच्छी मेजोरिटी से हुई है। अब पुडुचेरी इलेक्शन में बताऊं, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे 30 सीट है जिसमें मेजोरिटी 16 सीट है, और नेशनल डेमोक्रेट अलायंस यानी NDA यहाँ पे 18 से 20 सीट लेके आए हैं, और जिसमें कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 से 12 सीट, यानी कांग्रेस को 14 सीट मिला था और 16 सीट शायद 16 सीट मिला है बीजेपी की, और वहां पे भी ये अपना पुडुचेरी में बीजेपी की पार्टी सत्ता में आ चुकी है। ये पुडुचेरी में जो इलेक्शन हुआ ये फेयर इलेक्शन हुआ है, और ये जो केरला में इलेक्शन हुआ ये फेयर इलेक्शन हुआ है, जबकि पुडुचेरी में बीजेपी जीता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ फेयर इलेक्शन हुआ है। केरला में कांग्रेस जीता, वहां फेयर इलेक्शन हुआ है, और तमिलनाडु में टीवीके पार्टी जीती है, वहां फेयर इलेक्शन हुआ, क्योंकि इन सब जगहों पे बीजेपी इंडिपेंडेंट नहीं लड़ी थी, सिर्फ पुडुचेरी में लड़ी थी। और पुडुचेरी जबकि केंद्र शासित प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश है, 30 से विधानसभा सीट है, तो ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। इस वजह से पुडुचेरी में बीजेपी जीती है और केरला में वो हारी है, एंड ये तमिलनाडु में बीजेपी हारी है। रीजन ये है क्योंकि उन सब जगहों पे फेयर इलेक्शन हुआ है, प्रॉपर रूल और नियम से इलेक्शन हुआ, और थालापति विजय को कोई हरा नहीं सकता, बंदा बहुत तगड़ा है भाई। लेकिन जो असम और बंगाल में इलेक्शन हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई कि बीजेपी जीत गई इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, नहीं। असम और बंगाल में लगभग 65 लाख लोगों का, 70 लाख लोगों का, 90 लाख लोगों का नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से, और वो 90 लाख लोग वो थे, वो जो टीएमसी का डायरेक्ट वोटर थे, उनका नाम काट दिया है SIR से। अगर वो बांग्लादेशी है तो उसे बांग्लादेश भेजो, नहीं है बांग्लादेशी, उसमें से 60% तो हिंदुओं का नाम काटा है। अगर हिंदू बांग्लादेशी भी है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बुरा होता है तो आप लोग जाते हो ना, आप लोग बोलते हो ना भाई कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ बोलो, तो जब वो अगर मान लो बांग्लादेशी हिंदू अगर यहाँ अपना बंगाल में आ भी गया, वो तो हिंदू ही है ना, उनको तो रहने दो, वो तो हमारा अलाउड है कि हिंदू अगर चाहे तो बंगाल से या अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से इंडिया में आके शरण ले सकता है, यहाँ पे नागरिकता ले सकता है। तो उन लोगों का नाम क्यों काटा है, हिंदुओं का नाम क्यों काटा? और मेरा जहां तक मानना है कि उसमें से कह रहे हैं कि पापा का नाम है, बेटा का नाम कट गया, मम्मी का नाम है, इनका नाम कट गया। जो SIR ये घटिया प्रोसेस है भाई, ये लोकतंत्र को अंदर से खत्म करते जा रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा। और इसी वजह से बीजेपी बिहार में भी इलेक्शन जीता था और बंगाल में भी जीता। अब सबसे बड़ा समस्या क्या है, बिहार में बीजेपी इलेक्शन जीती और बिहार में एक 7वीं फेल को मुख्यमंत्री बना दिया, समझ रहे हो। और इसके बाद जब बंगाल में जीती, बंगाल में भी एक ऐसा ही मुख्यमंत्री बन जाएगा। बंगाल में राजनीति क्या होगा, धर्म की राजनीति होगा।
डेवलपमेंट की राजनीति नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा था कि भाई टीएमसी जीते, मैं तो कह रहा था किसी और पार्टी को जिता दो, तो ये भी कह रहा था, लेकिन तुम्हें बीजेपी को जिताना था तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें, बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और वो मुसलमान सब भारत के ही, समझ रहे हो। मुसलमानों से नफरत मत करो यार, अगर सवाल करना है ना तो इस सब चीजों पे सवाल करो, ये जो तुमने वादे किए थे, क्योंकि ये वादे तुम्हारे छुप रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति में। ये वादे जो मोदी जी ने किया था ना, ये जो अधूरे पड़े हुए हैं, ये सब छुप गया, क्योंकि मोदी जी से इसके बारे में कोई सवाल नहीं करता है। आम पब्लिक को पता ही नहीं मोदी जी ने क्या वादा किया था 2014 में, और ये वादा किया था तो तुम्हारा हक क्यों है इनसे सवाल पूछना, पता है? क्योंकि तुम्हारे पैसे इनके अकाउंट में जाते हैं, तुम्हारे पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं। जनता का पैसा इस बार बीजेपी ने, मोदी सरकार ने कितना सारा उड़ाया है एडवर्टाइजमेंट में, सबको पता है। तो तुम लोग को मैं जागरूक करना चाहता हूं कि भाई प्लीज इनसे क्वेश्चन करो। ये सारे वादे जो फेल पड़े हैं, 14-15 साल से सत्ता में हैं ये लोग, ये वादे इन्होंने पूरे नहीं किया, और फिर भी इनको वोट कौन कर रहा भाई? क्यों कर रहे हो वोट भाई? मुझे एक बात बताओ, क्या लोकतंत्र में तुम अपने जीजा और पापा पालने आए हो? कल को यही प्रधानमंत्री अगर तानाशाह बन जाए और इस देश को बिल्कुल तानाशाही पे उतार दे, क्या तुम्हारा मुंह खुल पाएगा कभी? क्या तुम लोग कभी अपने पैरों पे खड़ा हो पाओगे? कभी क्वेश्चन कर पाओगे इनसे? तुम्हें गुलाम बन के रहना पड़ेगा, और आधा गुलाम तो इन्होंने तुम्हें मानसिकता से बना ही लिया है, तुम्हारा दिमाग आधा गुलाम कर चुका है। गवर्नमेंट क्या है, ये एक क्वेश्चन है, इनसे हमें करना चाहिए। ये कुछ नहीं है, इनके पास जो भी पैसा है वो हमारा है, हम इनको सत्ता में बिठा के रखें, तो हमारा काम है इनसे क्वेश्चन करना, ना कि इनको पापा बना लेना है, इनको जीजा बना लेना। ये वादे सारे क्यों पूरे नहीं हुए सर? मुझे ये बताओ, ये सारे वादे जो आपने किए थे 2014 में, इनके वजह से आपको वोट मिला, आप सत्ता में, और अब धीरे धीरे सिस्टम में घुसकर आप वोट चोरी कर करके हर जगह इलेक्शन जीत लेते हो, और लोगों को लड़ा देते हो हिंदू मुस्लिम के राजनीति में। है ये वादे क्यों नहीं पूरे हुए आपके? कब पूरे करोगे? हैं करोगे पूरा सर? देखो मैं बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। एक किसान था ना, उसके खेत में बहुत सारे चूहे थे, ठीक है, वो उनको परेशान करता था। तो उस किसान ने कह रहा है एक कुएं में एक मरा हुआ सुअर डाल दिया। सुअर डालने के बाद उसमें पकड़ के वो अपने खेत के सारे चूहे पकड़ के, लगभग 10 से 15% चूहे पकड़ के उसमें कुएं में डाल दिया। अब कुएं में चूहे गए, अब वहां उन्हें खाना नहीं मिला, तो मरा हुआ सुअर जो था उनको वो खाने लगे चूहे ने। वो चूहा वो सारे मरा हुआ सुअर को खा गया। अब कुछ दिनों में सुअर का मांस खत्म हो गया, तो चूहा क्या करे भाई, भूखे मरने लगे, क्योंकि वहां पे खाना कहीं नहीं मिल रहा था उसे। तो फिर क्या हुआ कि चूहा ने क्या किया कि अपने ही प्रजाति के लोगों को, अपने जितने चूहे दोस्त यार थे, उनको ही खाने लग गए। खाते खाते लास्ट में एक चूहा बचा, चूहे का आंख लाल हो गया था। फिर वो किसान क्या करा, उस चूहे को कुएं से बाहर निकाल लिया और अपने खेत में छोड़ दिया। अब खेत में छोड़ने के बाद चूहे ने क्या करा पता है? चूहे को अब नॉर्मल खाना जो खेत में होता है, सब्ज सब्जी, वो खाना पसंद नहीं आने लगा। वो आदत आदी हो चुका था अपने ही लोगों को अंदर से खाने के लिए। तो अब वो जितने भी खेत में चूहे थे ना, उन सारे चूहे को मार मार के वो खाने लग गया, उसकी आंखें लाल होगी। तो ये सरकार जो है, ये गवर्नमेंट जो है, ये सारे सत्ता में ऊपर बैठे, ये कुछ नहीं करता, ये बस तुम्हें लड़वा देता है। और तुम लोग फिर क्या करते हो, 2-3 भागों में बंट के आपस में एक दूसरे को मारने लग जाते हो, एक दूसरे को ही खाने लग जाते हो। ये चीज जिस दिन तुम्हारे दिमाग में आ गया ना, उस दिन तुम इस देश में लोकतंत्र को समझ जाओगे और इन गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने लगोगे। ये लोग नहीं मरता भाई, कि मैंने ये कहानी क्यों बताया, तुम बताओ। बॉर्डर पे कौन मरता है? गरीबों के बेटे। कभी देखा है नेताओं का बेटा बॉर्डर पे मरते हुए? सरकारी हॉस्पिटल में इलाज की कमी की वजह से कौन मरता है? गरीब, या गरीब के बच्चे। कभी देखा है नेताओं के बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करते हुए? गर्मी से कौन मरता है? गरीब। कभी किसी नेता को देखा है किसी गर्मी में, धूप में ऐसे दौड़ते हुए? वो हमेशा एसी कार में घूमते हैं। भूखमरी से कौन मरता है? गरीब। कभी नेताओं के घर में पैसों की कमी देखा है? नहीं। महंगाई से कौन जूझता है? गरीब। नेताओं के लिए महंगाई कोई बड़ी चीज है? उनके पास 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ एक कमरा भर के पैसा रखा हुआ होता है। ये सब क्वेश्चन है भाई, मरता कौन है? गरीब। समझ रहे हो? तो वही वो चूहा वाला कहानी है, तुम लोगों को आपस में लड़ा दिया है, और एक चूहा जो है उसमें से मजबूत हो जाता है, पैसों से थोड़ा मजबूत हो जाता है, तुम्हें मार मार के, गरीबों को मार मार के। एक चूहा वो बिजनेसमैन होता है, जैसे अंबानी अडानी है, ये बिजनेसमैन टाइप का लोग है। वो चूहा तगड़ा है। अब वो क्या करता है कि अब वो गरीबों को ही मारता है। खुद देखो ना, जंगल दे दिया, पानी दे दिया, पहाड़ दे दिया, सब अंबानी अडानी को दे दिया। तो वो चूहा मोटा वाला, वो लाल आंख वाला चूहा, यही सब है। और किसको मार के खाता है? गरीबों को। गरीबों को चाहे तो वो 50-60 हजार रुपए सैलरी दे सकते हैं, लेकिन कितने देते हैं? 15,000। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा देगा तो वो गरीब अमीर हो जाएगा उससे। उनके पास दिमाग है, बस पैसा नहीं है। तो पैसा मत दो, पैसा भारत में बहुत है, बस कुछ लिमिटेड लोगों के पास। तो ये सब क्वेश्चन तुम अगर नहीं करोगे तो मैं इसका गारंटी देता हूं कि भारत में बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंस के तुम्हारा कटता रहेगा। और ये काट रहे हैं पिछले 14-15 साल से। क्यों नहीं हुआ? डॉलर भाई, डॉलर को देखो ना, डॉलर महंगाई, रुपया मजबूत बनना चाहिए था हमारा। रुपया मजबूत कहां हुआ? 100 के आसपास और गिर गया रुपया हमारा। है हमारा इकोनॉमी देखो ना, कहां 4th रैंक पे थे, अभी कहां 6th रैंक पे आके हम खड़े हो गए। क्यों हुआ? कभी इन सब चीजों पर सवाल किया है? नहीं। तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? वहां के हिंदुओं को मार दिया, वहां के हिंदुओं। ये इन सब चीजों से तुम्हारे बच्चों को क्या फायदा होगा? तुम ये सोचो, कल को तुम्हारी शादी होगी या फिर तुम्हारी फैमिली है, कल को तुम्हारा बच्चा जब बड़ा होगा, जब पढ़ा लिखा होगा, तो उस टाइम तुम पे हंसेगा कि तुम्हारा पापा, तुम लोग किसको सपोर्ट करते थे। और ये इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी हथियार ये है कि ये चाहते नहीं कि तुम्हारे बच्चे पढ़े। इसीलिए स्कूलिंग व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं किया, सस्ती नहीं किया है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ठीक कर देगा, सारे बच्चे एजुकेटेड हो जाएगा। और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहते कि मूर्ख नेता के सामने कोई बच्चा उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो वो पढ़ाना ही नहीं चाहता। तो कोई अपना दम में पैसा लगा के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करके खर्च करा के बच्चे पढ़ाते हैं, तब जाके उनके बच्चे कुछ हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे बनते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हो, जो समझदार हो, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो। अदरवाइज जो यहाँ पे कमेंट में आके गालियां देगा, ये सब महान पढ़े भाई, इनके दिमाग में आधा दिमाग
दिमाग इसका मानसिकता गुलामी की तरफ चली गई। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बीजेपी को, कांग्रेस को सपोर्ट करो या किसी और पार्टी को सपोर्ट करो। मैं बस ये कह रहा हूं कि बस रुक जाओ, क्वेश्चन करना शुरू करो, ये वादे क्यों पूरे नहीं हुए इनके ऊपर सवाल करो। और ये सोचो कि जब बीजेपी का इतना विरोध होता है, मोदी जी के रीलों में जा जाके लोग गालियां देते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उनको ट्रोल करते हैं, समझ रहे हो, जितने भी बीजेपी पार्टी जो बीजेपी रील बनाने वाली पार्टी, उन सब के रील में एक बार कमेंट सेक्शन में जाना, लोग उनको भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग इलेक्शन जीत रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? सिस्टम में वो घुस चुके हैं और तुम्हारी मानसिकता, आधा मानसिकता को वो खा चुका है। इसलिए कहता हूं क्वेश्चन करो, किसी को पापा मत बनाओ, ठीक है। बाकी ये था भाई इलेक्शन का रिजल्ट, और मैंने जो चीजें कही है, अगर आप लोगों को कुछ गलत बुरा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश में आपको जागरूक होना पड़ेगा। इन सारे इलेक्शन में मेरा ध्यान बस विजय थालापति पे है। ये देश को बदल सकता है और मे भी 2029 में इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि विजय थालापति कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले हैं और इनके वजह से, इनकी डेवलपमेंट की वजह से मे भी भारत और जागरूक हो जाए, भारत के लोग और आगे बढ़े। और मे भी विजय थालापति सिर्फ तमिलनाडु तक नहीं रुकेंगे। इनको मैं इन्वाइट करता हूं कि आप नॉर्थ इंडिया में आइए, नॉर्थ इंडिया में आके अपनी पार्टी बनाइए और आप यहाँ पे भी इलेक्शन जीतिए, हमारे देश के लिए कुछ काम कीजिए, क्योंकि आप संविधान को मानते हैं, आप डेवलपमेंट की राजनीति को मानते हैं और इनको ही देखना है कि ये क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा तो बहुत है। बाकी अब पावर का ये कैसे यूज करते हैं, इस चीज को हम देखते हैं। बाकी आपका इन सब चीजों के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। थैंक यू।